हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे सिविक्स का 20th सेट जो है वो करने वाले हैं। इससे पहले 19 सेट हमने कर लिए हैं। आज आपका हम 20th वाला यानी कि 20वां सेट जो है वो करने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपकी करवा दी है। क्वेश्चन के थ्रू आई होप आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे और आपकी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो इन क्लासेस से मिल रही होगी। ठीक है, आज हम यहाँ पे लास्ट हमारी क्लास जो है वो प्रैक्टिस सेट की करने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं 20 सेट आपको करवाऊंगी, तो 20th है ना सेट हमने कर लिए हैं। आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली होगी। अगर आपसे एक दो वीडियो भी मिस होती है तो आप जाके उनको देख लेना, बहुत हेल्पफुल सीरीज थी आपके लिए। ठीक है, तो आज हमारी इस सीरीज की लास्ट क्लास होने वाली है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हो। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्लासेस वगैरह की, या हम आगे कोई भी ऐसी नई सीरीज लेकर आते हैं तो उसकी सारी जानकारी हम यहाँ पे इन दोनों टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। ये वाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, आप भी मेरे साथ में यहाँ पे जुड़ सकते हो। ठीक है, आज हम जितने भी सवालों को सॉल्व करेंगे उसके आंसर्स आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से देना। इन सारे क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, 15th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज हम 16th क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट करके मुझे बताना, मैडम हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज भी हम 15 से 20 सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफरेंशिएटेड बिटवीन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल एप्लेबी, एल.डी. वाइट, हर्बर्ट साइमन या फिर आपका सर जोसिया स्टैम्प। यानी कि निम्न में से किसने है ना लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है। आपका पॉल एप्लेबी हो गए, आपके आपके है ना एल.डी. वाइट हो गए, आपके हर्बर्ट साइमन हो गए और सर जोसिया स्टैम्प हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग होता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है वो अलग अलग होता है। इसकी बात हर्बर्ट साइमन ने करी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा है कि यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इसको चूज करना है, तो ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। पॉल एप्लेबे, हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प। एल.डी. वाइट ने ऐसा नहीं कहा है, बाकी इन तीनों ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैंने पीछे ऑप्शंस नहीं देखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी स्टेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, 2, 3, 4 या फिर 5। भारत में प्रशासनिक सुधार के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो 3 चरणों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हु डिफाइंड सिविल सर्विस एज अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ परमानेंट पेड एंड स्किल्ड ऑफिशियल, एल.डी. वाइट, और जी हर्बन फिनर या फिर आपका आर.जी. है ना गेटल। यानी कि स्थानीय वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरमन फिनर ने इसको है ना परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज ट्रायल कम्युनिकेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑक्सिलरी सर्विस या फिर आपका डिसीजन मेकिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आपको चूज करके बताना है। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसको हम निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि भाई है ना विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए जब हमको विभिन्न पाठ्यक्रमों के कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम है ना निर्णय निर्माण कहते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज द क्लासिकल थ्योरी एज है ना प्रोवर्ब्स, मिथ एंड स्लोगन एंड प्रिटेंशियस। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। किसने क्लासिकल थ्योरी को प्रोवर्ब्स के नाम से क्रिटिसाइज करा है। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत का समालोचन है ना आपका सुख बर, लोकनीति, मिथक, नारा और आडंबर पूर्ण समरूपता के रूप में किया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, विलकबॉय है, लूदर गलिक है, हेनरी फ्योल है या फिर आपका हर्बर्ट साइमन है। तो ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट साइमन इसका करेक्ट आंसर है। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है, क्लासिकल थ्योरी जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोवर्ब है, सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द पोस्टकॉर्ब अप्रोच इज रिलेटेड टू ग्लैडन, वाइट, विलकबॉय या फिर लूदर गले। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है आपका, कि पोस्टकॉर्ब का जो है ना सिद्धांत है, जो दृष्टिकोण है वो किसने दिया है। तो लूदर गलिक ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें एक और जने का नाम आता है लूदर गलिक
और उर्विक को भी हम इसमें गिनते हैं कि गलिक और उर्विक दोनों ने मिलकर आपका पोस्टकॉर्प का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब पोस्टकॉर्प का जो प्लानिंग है, जो मतलब सिद्धांत है, इसको हम कैसे समझते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है। तो पोस्टकॉर्प यहाँ पे बताया हुआ है POSTCORB, पोस्टकॉर्प। ठीक है, अभी पोस्टकॉर्प का मतलब क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इस तरीके से आपका पूरा पोस्टकॉर्प जो है वो बना है। P से है प्लानिंग, O से है ऑर्गेनाइजिंग, S से है स्टाफिंग, D से है डायरेक्टिंग, C से है कोऑर्डिनेशन, सहयोग के माध्यम से जो हम काम करते हैं संस्था के अंदर वो होता है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेटिंग। फिर R से है आपका रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट बनाना, और B से है आपका बजटिंग, जो हम पूरा बजट तैयार करते हैं वो। तो ये पोस्टकॉर्प का जो सिद्धांत है वो आपका उर्विक और गलिक दोनों से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारा लूथर गलिक ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर रिटायर्ड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, 4, 5, 3 और 2। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की पुनर्प्राप्ति की पुनरावृत्ति की बात करी है, 4, 5, 3 या 2। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। मैक्स वेबर ने 3 तरीके की अथॉरिटी की बात करी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक होती है आपकी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, एक होती है आपकी रैशनल लीगल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो पुराने समय से अथॉरिटी जो है वो चलती आ रही है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी पर्सनैलिटी के आधार पे जब कोई अथॉरिटी बनता है, पर्सनैलिटी के आधार पे जब हम किसी को पर्सनैलिटी के आधार पे जब हम किसी को अथॉरिटी बनाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, इसलिए वो अथॉरिटी जैसा लगता है, उसको हम बोलते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। और एक होती है आपकी रैशनल लीगल अथॉरिटी, यानी कि कानूनी आधार पे, लॉ के आधार पे, जहाँ पे हम रैशनल और लीगल दोनों का उपयोग करते हैं, उसके आधार पे जो अथॉरिटी होती है उसको हम बोलते हैं रैशनल लीगल अथॉरिटी। तो मैक्स वेबर ने कहा है ये जो तीसरी वाली अथॉरिटी है ना, रैशनल लीगल अथॉरिटी, ये सबसे बेस्ट अथॉरिटी है। तो इन्होंने 3 प्रकार की अथॉरिटी की बात करी है, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और रैशनल लीगल, जिसमें से रैशनल लीगल वाली जो है वो सबसे बेस्ट बताई है इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ समिति कौन सा नहीं है, सनातन कमेटी, तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता की कमेटी, या फिर आपका दिनेश गोस्वामी कमेटी। निम्नलिखित में से निर्वाचन सुधार के संबंधित तो इनमें से कौन सी नहीं है समिति, वो आपको चूज करके बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तारकुंडे कमेटी है ना, इंद्रजीत गुप्ता की समिति और दिनेश गोस्वामी समिति, तीनों ही आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, पर सनातन कमेटी जो है वो आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, सनातन कमेटी जो है वो आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, इन विच ईयर डिड रिकॉग्निशन एज पॉलिटिकल पार्टीज कम इनटू इफेक्ट, 1960, 1964, 1968 या फिर 1973। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर है 1964, यानी कि किस वर्ष में राजनीतिक दलों की मान्यता जो है वो आई थी। तो वो 1964 से हम राजनीतिक दलों को मान्यता देना शुरू हो गए थे कि ये दल जो है वो मान्य है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टर्म्ड प्रेशर ग्रुप एज द एक्रोनम एम्पायर, ल्यूशन पाई, आमंड फिनर या फिर आपका है ना HW एमरन। यानी कि हिंदी में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। किसने प्रेशर ग्रुप्स को एनॉनिमस एम्पायर के नाम से यानी कि अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आपका HE फाइनर जो है, इन्होंने कहा है अनाम साम्राज्य किसको, दबाव समूह को, प्रेशर ग्रुप को इन्होंने एनॉनिमस एम्पायर कहा है। ऑप्शन नंबर सी फाइनर इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ग्रुप अमंग द बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। RN मिश्रा कमेटी, प्रसाद कमेटी, रंगनाथन मिश्रा कमेटी या फिर राजेंद्र सहचार कमेटी। हिंदी में क्या पूछा है, भारत में पिछड़े वर्ग के बीच विशिष्ट समूहों की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है वो नियुक्त करी गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपकी रामनंदन समिति जो है वो आई थी, यानी कि रामनंदन समिति जो है वो आपके किसके लिए आई थी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो बैकवर्ड क्लासेस की समिति कौन सी है, पंचायती राज से जुड़ी हुई समिति कौन सी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई समिति कौन सी है, सारी कमिटीज के नाम आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट,
इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पर इसके नाम तो आपको पता ही होनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी समिति जो है वो लेकर आए थे। अगला सवाल चलते हैं, क्या पूछा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य में विधान परिषद की समाप्ति और संरचना से जुड़ा हुआ है। कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अनुच्छेद जो है वो विधान परिषद जो हमारे 6 राज्यों में है, कौन कौन से में है मुझे कमेंट करके बताना कि जो हमारे है ना 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद को समाप्त करना, उसकी संरचना को बनाना ये कौन से आर्टिकल में आपका बताया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 169 में विधान परिषद के बारे में बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि कौन से 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा तो सभी जगह है, पर विधान परिषद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य में ही है। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, वो उसके नाम आप मुझे बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। इन विच स्टेट बाय कैमरा लेजिस्लेचर व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड, यानी कि बाय कैमरा लेजिस्लेचर में आपकी जो विधान परिषद होती है उसमें कितने लोगों को नॉमिनेट जो है वो किया जाता है। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्य का भाग कितना होता है, वो आपको बताना है। सबसे पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं इनको मनोनीत करता कौन है, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है इनको नॉमिनेट करता कौन है विधान परिषद में, तो जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे राज्यसभा होती है, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं जो कि आर्ट, साइंस, आपका है ना लिटरेचर, इन सब में एक्सपर्ट होते हैं। वैसे ही राज्य के अंदर जहाँ भी जिन 6 राज्य के अंदर आपकी विधान परिषद है उसके अंदर जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो 6 लोगों, वो मतलब है ना कुछ लोगों को क्या करते हैं यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है, 1/8 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, 1/10 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, या फिर 1/12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/6 जो है इसका करेक्ट आंसर है। जितने भी कुल सदस्य हैं आपके उसमें से 1/6 मेंबर जो है आपका है ना 1/6 मेंबर जो है उसको नॉमिनेट करते हैं आपके गवर्नर। ठीक है, यानी कि आपके जितने भी टोटल मेंबर होते हैं आपके विधान परिषद में उसका 1/6 मेंबर जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। बाकी सारे जो है वो आपके कहीं पंचायत से, म्यूनसिपालिटी से, लोगों से यहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि इसको मनोनीत करते कौन है, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश्ड, अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1987, 1989, 1990 या 1992। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 1990 के अंदर आपकी इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये क्यों आई थी, ये आई थी आपके राज्य और आपकी केंद्र सरकार यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल आई थी। कौन से आर्टिकल में बताई हुई है, आर्टिकल नंबर 263 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल बताई हुई है, यानी कि ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे जुड़ी हुई एक टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी छोटी छोटी सी बातें होती है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 1990 में आई थी, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हु कैन समन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर वाइस प्रेसिडेंट विद द स्पीकर्स कंसेंट, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की सहमति से उपराष्ट्रपति बुला सकते हैं। तो जॉइंट सिटिंग जो है वो पार्लियामेंट में कौन बुला सकता है, जॉइंट सिटिंग जो है वो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब कुछ लोग जो है वो सी भी कहेंगे, मैडम स्पीकर ऑफ लोकसभा भी तो सही है, पर यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है वो आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या पूछा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है। दोनों सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, अगर दोनों के बीच में कुछ है ना कुछ मतभेद हो जाता है या फिर किसी बिल को लेकर 6 महीने तक कोई अगर डेडलॉक लग जाता है तो कैसे वो सॉल्व होगा, हमको जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी। जॉइंट सिटिंग बुलाएगा कौन, बुलाएगा आपका राष्ट्रपति ही, बुलाएगा आपके प्रेसिडेंट ही, कि भाई कोई भी है ना निर्णय नहीं हो रहा है, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तो इसको है ना राष्ट्रपति जो है वो कहेंगे स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को कि मैं जॉइंट सिटिंग जो है वो उसका है ना आदेश देता हूँ, जॉइंट सिटिंग लेकर आओ। और उसकी फिर अध्यक्षता कौन करते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है, आपके प्रेसिडेंट बुलाते हैं, पर उस जॉइंट सिटिंग को लीड कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आपके लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आप पूछेंगे मैडम राज्यसभा के भी तो चेयरमैन कर सकते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं करते हैं। आपकी जॉइंट सिटिंग में लेकर, जॉइंट सिटिंग को लेकर जो है ना लोकसभा है उसके पास में ही पावर होती है कि जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने की पावर लोकसभा के स्पीकर के पास में ही होती है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास में नहीं होती है। तो पूछा आपसे कि भाई कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं, पर इसको प्रिसाइड कौन करेगा, यानी कि फिर इसको है ना इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, संभालेगा कौन इस मीटिंग को, वो आपके होंगे लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ।
अभी तक कितनी बार जॉइंट सिटिंग आई है, मतलब कितनी बार अभी तक है ना, कितनी टाइम्स, मतलब कितने बार हम जॉइंट सिटिंग जो है वो लेकर आए हैं। तो 3 बार आपकी जॉइंट सिटिंग जो है वो हुई है दोनों सदनों के बीच में। 3 बार कब कब हुई थी, उसके ईयर्स आप मुझे बताना, लेकिन उसके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। एक तो आई थी जब डाउरी को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर आपकी एक तो आई थी, एक आपके टेररिज्म को लेकर, और एक आपके बैंकिंग सर्विसेज को लेकर आई थी। ठीक है, एक आपके डाउरी को लेकर आई थी, एक आपके बैंकिंग सर्विसेज को लेकर आई थी, और एक आपके टेररिज्म को लेकर आई थी। इस 3 मुद्दों के ऊपर आपकी जॉइंट सिटिंग जो है वो आई थी। अब इनके ईयर्स कौन से हैं वो आप खुद ढूंढना, मुझे कॉमेंट करना और मुझे बताना कि मैडम इस साल में जॉइंट सिटिंग जो है वो आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सीनेट जो है आपका, सीनेट यानी कि जो आपका है ना राज्यसभा है, उसकी अध्यक्षता वाला पद अधिकारी कौन होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं आपके राज्यसभा के? तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का मतलब क्या होता है मैडम? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है इसका मतलब होता है कि जो इंसान उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे आएगा वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का चेयरमैन जो है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो भी बन जाएगा। तो जो आपके है ना उपराष्ट्रपति हैं, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ है ना राज्यसभा है, यानी कि उपराष्ट्रपति हैं। तो जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बने वैसे ही वो डायरेक्टली राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? जैसे ही वो इस पोस्ट पे आते हैं तो वो इस पोस्ट के सदस्य भी बन जाएंगे। ठीक है, इस पोस्ट के ऊपर भी वो आ जाएंगे। तो जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनते हैं वैसे ही वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं, इसलिए हम इसको एक्स ऑफिशियो के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो इनमें से कौन राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। अगर प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं है या फिर प्रेसिडेंट की अगर है ना अनुपस्थिति है तो उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम भार को संभालते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही अगर उपलब्ध नहीं है, दोनों ही अगर उपस्थित नहीं है, तो फिर काम भार को कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, फिर वो राष्ट्रपति के है ना पोस्ट के ऊपर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। और अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, चीफ जस्टिस भी नहीं है, तो फिर कौन होगा मैडम? तो फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो आपके काम करेंगे फिर। ठीक है, वो फिर आपके राष्ट्रपति के जैसे काम करेंगे, राष्ट्रपति के जैसे एक्ट करेंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति नहीं है अपनी है ना पोस्ट के ऊपर तो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो उसका कामभार संभालते हैं। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो कामभार संभालते हैं। वो भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो फिर कामभार को संभालेगा। यहाँ पे पूछा है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो फिर राष्ट्रपति का काम कौन संभालेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है ना, भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत कब है ना शुरुआत हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जुडिशियल इनिशिएटिव से, पॉलिटिकल पार्टी से या फिर पार्लियामेंट्री एक्ट यानी कि संसदीय अधिनियम द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जुडिशियल इनिशिएटिव यानी कि न्यायिक पहल द्वारा आपका PIL जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, जनहित याचिका जो है उसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी हमने अमेंडमेंट नहीं करा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इससे संबंध नहीं है, ना ही कोई संसदीय अधिनियम से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय एकता परिषद का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ईयर 1986 के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है वो स्थापित हुई थी। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है? विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड बेसिस ऑन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या फिर आपका फजल अली रिपोर्ट, यानी कि फजल अली रिपोर्ट या फिर आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था, कब आया था? 1953 में आया था। ठीक है, इस एक्ट के तहत सबसे पहला लिंग्विस्टिक यानी कि सबसे पहला भाषाई राज्य का गठन जो है वो कौन से राज्य का हुआ था? भाषा के आधार पर गठन है ना, आंध्र प्रदेश का, गुजरात का या फिर आपका आंध्र प्रदेश का या फिर आपका गुजरात का। आंध्र प्रदेश में 1953 और 1956 यानी कि इसके ईयर्स भी बताए हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया था आपका, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वांचो रिपोर्ट के आधार पे है ना, जब आपका वांचो रिपोर्ट के आधार पर
है ना प्रथम है ना आपका मतलब है ना सबसे पहले भाषाई राज्य गठित किया गया था, कौन सा किया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आधार पे सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो कौन सा फॉर्म हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो 1953 में आया था, और 1953 के अंदर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन आपको ऐसे देख के नहीं बताना है, आपको याद भी रखना है कि आंध्र प्रदेश सबसे पहले आपका भाषाई आधार पे मतलब भाषा के आधार पे राज्य जो है वो बना था। अब आपसे ये पूछे कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहला भाषा के आधार पे राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश हो गया। पर इंडिपेंडेंस से पहले पूछ ले, आज़ादी से पहले 1947 से पहले भाषा के आधार पे हमारा राज्य कौन सा बना था, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले उड़ीसा जो है वो आपका लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहला राज्य बना था आपका भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बना था। वो भी कब बना था? 1953 में बना था। फजल अली कमीशन आई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना आपका, अच्छा 1953 में ये बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका है ना, फजल अली कमीशन आती है उसके बाद में, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? संविधान के कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो दिया हुआ है? 5वीं सूची में, 6ठी सूची में, 7वीं में या फिर 8वीं सूची में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7th अनुसूची जो है, 7th शेड्यूल जो है उसके अंदर आपका बताया हुआ है यूनियन और स्टेट के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो 7th शेड्यूल में बताया हुआ है। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन फेडरेशन? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? सिंगल सिटीजनशिप, वीक जुडिशरी, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संघ राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन है इसको हम क्या मानते हैं? फेडरल फीचर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मानते हैं। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो फेडरल फीचर नहीं है, वो आपका यूनिटरी फीचर है। वीक जुडिशरी भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी आपका यूनिटरी फीचर है। पर हमसे फेडरल फीचर पूछा है तो डिवीजन ऑफ पावर जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर माना जाता है। संघ और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन है ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ पे कुछ 15 to 20 क्वेश्चन को सॉल्व करा है। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो ये हमारी टोटल 20 सीरीज थी जहाँ पे हमने काफ़ी सारी क्लासेस को यहाँ पे सॉल्व करा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व करा है। आई होप आपको ये सारी सीरीज जो है वो अच्छी लगी होगी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, उसको याद से ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं आगे और ऐसी सीरीज में लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।